बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। दोहा में पाकिस्तानी वफ्द और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं अगली आने वाली किस्त के लिए, और पाकिस्तान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर है। इस सूरत हाल में ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत ने IMF के ज़्यादातर मुतालबात मानने का कह दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ताने जनी की जाती थी इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से, जब वो अपोजिशन में थे, कि IMF के तमाम तर मुतालबात PTI की हुकूमत मान रही है। अब मौजूदा हुकूमत भी IMF के ज़्यादातर मुतालबात मानने के लिए तैयार हो गई है। तो क्या आइंदा आने वाला बजट भी अवाम दोस्त नहीं होगा? प्रोग्राम में इस पर बात होगी। आगे चलकर प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई प्रोफाइल केसेस, खुसूसी अदालत नैब केसेस में तकर्रुरों तबादलों से हुकूमत को ताहुक्म सानी रोक दिया है। और अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने ज़्यादा तकर्रुर और तबादले। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से यह भी पूछा, बज़ाहिर लगता है तकर्रुर और तबादले जानबूझकर किए जा रहे हैं, तो एग्जेक्टिव के इख्तियारात में जो मदाखलत की बाज़गश्त है वो किस हद तक दुरुस्त है। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे नैब तरमीमी इस्लाहात की, इंतखाबी इस्लाहात की, जिसके बारे में कहा जा रहा है हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी आसिफ जरदारी साहब इस बात का इशारा दे चुके हैं कि वो ये सारा गेम प्लान ही इंतखाबी इस्लाहात के लिए था। तो ये इंतखाबी इस्लाहात कब होंगी? क्या हुकूमत को इस मामले में, इंतखाबी इस्लाहात में और नैब तरमीम में जल्दी नहीं करनी होगी? इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सज्जाद मीर साहब, पाकिस्तान IMF के ज़्यादातर मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा हो गया है, तो क्या आने वाला जो बजट होगा वो अवाम दोस्त नहीं होगा? देखिए, इसके खिलाफ अलावा कुछ चारा कर था कि IMF की बातें मान ली जाएं, और तो कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। ये दो ही शक्लें हुआ करती हैं, हुआ करती थी इन 10, 12, 15 सालों में, कि IMF या सी पैक। आपने सी पैक को अडॉप्ट किया, उसके नताइज देखे, सियासी तौर पर भुगते। अब सूरत हाल ये है कि आपके पास सिर्फ IMF का ऑप्शन है। सी पैक की आप अभी उसको रिवाइव उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह करना है, ये वही एक लंबा प्रोसेस है। तो इस सारी सूरत हाल में आपको IMF की हर बात मानना पड़ेगी। और आपने मुल्क की सूरत हाल देख ली है, आपने काबू करने की कोशिश भी की थी, कर नहीं पाए। इस वक्त नक्शा ये है कि डॉलर जो है $200 का पहुंच गया है, उससे ऊपर हो गया है। और ये वो नक्शा है कि जब आप इकोनॉमी जो होती है वो कपाने लगती है। हमारी सूरत हाल ये है कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे किस तरफ जाएं, किस तरफ नहीं जाएं, सिवाय इस ऑप्शन के कि IMF का प्रोग्राम जारी रहे, और उस प्रोग्राम के जारी रहने के साथ ही हमें कुछ रियायतें मिले, सऊदी अरब से मिले, UAE से मिले, किसी और मगरबी मुल्क से मिले, या खुद अमरीका से मिले। तो उसका भी इंहिसार इस बात पर है कि हम IMF के साथ कैसे चलते हैं। मेरे ख्याल में अमेरिका के साथ इशारे अच्छे मिल रहे हैं, अच्छे अंदाजे हो रहे हैं। अगर ऐसी बातें होगी भी तो हमें जो भी IMF से रिलीफ मिलना था वो मिल जाएगा, और वही रिलीफ ऐसा होगा जो हम हासिल करना चाहते हैं। यहाँ तक आइंदा आने वाले बजट का ताल्लुक है, वो बजट थोड़ा सा उसमें रिलीफ शो तो किया जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल में ये बजट जो है इलेक्शन बजट नहीं है। अगला बजट इलेक्शन बजट होगा। इस बजट को वो किस तरह मिनी बजट के जरिए किसी और तरीके के साथ कंपनसेट करेंगे, पहले बजट पेश करेंगे, फिर और तरह पेश करेंगे, फिर उसकी सलाहत मानेंगे, फिर बातें करेंगे। लेकिन अगला बजट जो है वो इलेक्शन बजट होगा। यही वजह है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरा करना चाहती है, और चाहती है कि इस एक आध साल में जो इस्लाहात इसे करनी है वो करे, जो रेवेन्यू का टारगेट है वो हासिल करे। ये रेवेन्यू का टारगेट हासिल कर सकते हैं। इनको रेवेन्यू को टारगेट हासिल करना इस हुकूमत के लिए शायद ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा आसान होगा। पुरानी हुकूमतों ने जब नई टारगेट हासिल हुआ था तो इम्पोर्ट बेस्ड बजट बना दिया था, और इम्पोर्ट बेस्ड बजट की वजह से इम्पोर्ट पर ज़्यादा टैक्स लगाया था, और उसी से रेवेन्यू हासिल किया था। तो मुल्क की मैशियत के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं होता। हो सकता है कि इनके जेहन में प्लानिंग हो। फिलहाल तो हमारा कोई भी मैशियतदान ऐसा नहीं था जो IMF में जाने के खिलाफ हो, सभी हक में थे। एक जी। इसहाक डार थे, लेकिन वो कहते थे कि मैं बेहतर मुज़ाकरात कर सकता हूँ। इस वक्त इतना ऑप्शन भी नहीं था कि इसहाक डार को आजमाया जाता या उसकी तदाबीर को आजमाया जाता। तो चुनांचे हमारे पास जो भी ऑप्शन है, या मुफ्ता इस्माइल पर इल्ज़ाम नहीं देता, मैं कहता हूँ कि जो भी ऑप्शन है वो यही है। और अगर कोई किसी जगह इस्लामाबाद में या पिंडी में जी। निगरान वज़ीर आज़म के इंटरव्यू भी हो रहे हैं, तो वो भी उन्हीं मैशदानों के हैं जो IMF से मज़ीद
रियायत मानने के कायल हैं। ठीक। हफीज शेख का मसला नाम लिया जा रहा है। हफीज शेख का अगर इंटरव्यू हो रहा है तो मजीद रियायतों के सिलसिले में ही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ताकि हमारे पॉलिसी साज हो या कोई हो, ठीक है। सबके जहन में ये है कि हमें IMF के पास जाना है। ठीक है, अमीर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है नया बजट भी आवाम दोस्त नहीं होगा? क्योंकि सूरत हाल है ऐसी है कि डॉलर की परवाज मुसलसल बुलंद है, रुपए की बेकदरी जारी है, महंगाई का जिन बोतल से बाहर है और हुकूमत IMF के ज़्यादातर मुतालबात मानने के लिए आमादा हो गई। देखिए, जवाब हुकूमत के ऊपर दबाव, आप समझ लें कि एक मल्टी प्रॉन्ग अटैक हो चुका है हुकूमत। एक तरफ इमरान खान साहब का कॉन्स्पिरेसी हैचिंग का बयान, तो उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने लोगों में, अपने वोटर सपोर्टर्स में उसको सेल किया है। उनकी सपोर्ट बेस आप देख रहे हैं वो बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ उनका इलेक्शन का मुतालबा है। अच्छा, वो जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा था उनका, पहले वो पीछे रह गया, वो उसको छोड़कर अब इलेक्शन की तरफ चले गए। आज उन्होंने कह दिया कि जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी मैं नहीं उठूंगा इस्लामाबाद से। फिर इकोनॉमी की तरफ अगर आप आए तो इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा हिमालय है जो सर कर रहा है शहबाज शरीफ को। और लोड शेडिंग जो है उसका बहरान जगह पर वो खड़ा हुआ है। यानी इस्लामाबाद जहां मैं बैठा हूँ इस वक्त, यहाँ 7-7 8-8 घंटे की लोड शेडिंग मुजाफाती इलाकों में हो रही है। डॉलर आप देख रहे हैं कि हुकूमत को आज ये हल निकालना पड़ा है कि हर तरह की पोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। सो हर हर तरफ से इस वक्त हुकूमत दबाव में है। जब हुकूमत बहुत ज्यादा दबाव में हो जाती है तो फिर उसकी जो फैसला करने की सलाहियत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता मफकूद या मफलूज होना शुरू हो जाती है, या वो नाकिस होना शुरू हो जाती है। आप ये देखें कि अभी तक, यानी आज शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बने तकरीबन 1 माह और 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक प्राइम मिनिस्टर आके कौम से खिताब नहीं कर पा रहे। वो उनको वाज़ेह पोजीशन देने को तैयार नहीं। उनके जो इत्तेहादी लीडर्स हैं, यानी खालिद महमूद सिद्दीकी, फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, सरदार अख्तर बेगल, जिनके साथ वो हुकूमत में आने से पहले मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते थे, आज वो हुकूमत में उनके साथ बैठ के कौम के सामने एक मखलूत हुकूमत अपना नक्शा पेश करने को तैयार नहीं है। ये क्या है कि हुकूमत के हाथ पांव भी खुले हुए हैं और हुकूमत तो कुछ ना सुझाई दे रहा है ना कुछ सुझाई पा रहा है कि मामला को आगे कैसे चलाना है। IMF की का मामला जो है वो कल से शुरू हुआ है 18 तारीख से। IMF का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि वो आपसे इस बात की गारंटी चाहता है कि आपकी माशी आउटलुक ऐसी है कि आपको मैं उधार दूं और आप कल को मेरा उधार वापस कर सकें। और जो मुल्क सब्सिडीज पर चल रहा होता है वो उधार वापस करने की पोजीशन में नहीं होता। तो अब IMF का एक रिवायती मुतालबा जो है वो ये कि सब्सिडी खत्म करे। क्या वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को रिलीफ देगा या नहीं देगा, वो कल या परसों में उसकी मजीद जो है वो वजाहत हो जाएगी। डॉलर जो है वो निकल चुका है हुकूमत के काबू से। यानी प्राइम मिनिस्टर ने खुद, जो फॉरेक्स एसोसिएशन है उसके जो सदर है मलिक बोस्तान, उनसे रब्ता करके मामला को हल करने की कोशिश किया है, मामला हल नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक ऐसे हुकूमत जिसमें शामिल तमाम जमातें इंतहाई तजुर्बाकार जमातें हैं, यानी पीपल्स पार्टी भी बार बार इक़्तिदार में आती रही, मुस्लिम लीग नून भी एक तजुर्बाकार जमात है, खुद बी आर निगल वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके वालिद चीफ मिनिस्टर, उसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी एक बजी हुई जमात है, बार बार इक़्तिदार में आई, MMA के प्लेटफॉर्म से हुकूमत बना चुकी है KPK में। तो ये कोई नए लोग तो है नहीं कि जिनके पास हुक्मरानी का तजुर्बा नहीं है, जो इस निज़ाम से वाकिफ नहीं है, जो इस निज़ाम की जो कल पुर्जे उनसे वाकिफ नहीं है, तो फिर वो क्यों नहीं उनसे मामला जो है वो संभल रहे हैं। ये एक बीच में मिसिंग लिंक है जिसको मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? मौजूदा हुकूमत काफ़ी हद तक तैयार हो गई है IMF के ज़्यादातर मुतालिबात मानने के लिए, बजट सर पर है, तो नया बजट भी अवाम दोस्त नहीं होगा? देखिए, कैसे नहीं मानेंगे? वो मानेंगे तो तब कोई हमें उधार और देगा ना, और वो उधार हमें ज़रूरी चाहिए क्योंकि हमने कुछ लोगों के जो पैसे देने हैं उनको वापस कैसे करेंगे। हमने 10 अरब डॉलर जो है वो देना है लोगों का। 5 अरब डॉलर इस फाइनेंशियल ईयर में हम पे आउट कर चुके हैं, बल्कि कैलेंडर ईयर में, और जो बाकी मानदा कैलेंडर ईयर है इसके अंदर 10 अरब डॉलर और देने हैं। और 10 ही अरब आपके पास आप गिन के रखते हैं, आपके पास पड़े हुए हैं जो आपके स्टेट बैंक के पास हैं। उसमें से 7 अरब ऐसे हैं जिनको आप हाथ ही नहीं लगा सकते। तो जाहिर है कहीं ना कहीं से तो मांगने पड़ेंगे ताकि ये रोल ओवर कर जाए, चाहे सऊदी अरबिया रोल ओवर करे, कोई और रोल ओवर करे, चीन रोल ओवर करे। तो वो तब होगा जब IMF आपके ऊपर ठप्पा लगा देगा कि हाँ, ये इकोनॉमी हमारे कंट्रोल में, हमारे काबू में आ गई है। काबू कंट्रोल का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन।
जैसे कि डॉक्टर दवा लिख के देता है, वो दवा लिख के देते हैं कि आप डॉलर की कीमत 200 रुपए पे ले जाएंगे, क्योंकि आपने डॉलर को आपकी इकोनॉमी के हिसाब से, आपका जो रुपया है वो ओवर वैल्यूड है, इसको 200 रुपए पे ले जाएं, डॉलर के बराबर जो आपका रुपया है। तो उसके बाद वो कहेंगे कि आप ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा खाम खाम है, ये जो लल्ले तलल्ले मचाए हैं इसको बंद कर दें। उससे ये होता है कि ग्रोथ आपकी इकोनॉमी की बंद हो जाती है और आप एक सबसिस्टेंस इकोनॉमी पे चले जाते हैं, यानी गुजारा लायक इकोनॉमी, बस 3-3.5% के साथ बढ़ते रहो, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक तरीका है, क्योंकि हमारी तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वही 2% हो जाती है। तो IMF की बातें माननी है ताकि आप लोगों का उधार दे सकें, वरना हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, दिवालिया डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ज़ाहिर है फिर वो तो तकरीबन हटा दिए जाएंगे तकरीबन हर निज़ाम से। तो ज़रूरी इस चीज़ के लिए। तो अगर कोई इस तरह करने जा रहा है और करता है और करना है, तो यही एक तरीका है। एक और चीज़ है कि इस बजट के अंदर एक बड़ा अच्छा बहाना मिल गया इनको कि अगर ये चीज़ें लेके जानी है आगे IMF के मुताबिक, तो ये सब का सब जो जिम्मेदारी है वो पिछली हुकूमत पर डाल सकते हैं कि वो साइन करके गए थे। तीसरा, एक अजीब सी स्टडी आई है 2-4 दिन पहले, उसके अंदर ये है कि 6% की ग्रोथ है। इसका मतलब ये है कि ये एक आर्टिफिशियल ग्रोथ थी जो कि पिछले साल में आई, जो कि इमरान खान का ज़्यादा टाइम गुजरा उसके अंदर, और उसकी वजह ये थी कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ थी, ये प्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं थी। इसमें प्रोडक्शन का बहुत कम हिस्सा है इस ग्रोथ के अंदर, अगर 6% है और 6% रहती है। लेकिन अगला साल आप यकीन में रखें 3-3.5%, 4% अगर हम बड़ा कमाल कर पाएँ तो उस पर ग्रो करेंगे, और उसकी वजह ये होगी कि IMF के प्रोग्राम के नीचे हमें आना पड़ेगा। हाँ, हम दिवालिया अलबत्ता नहीं होंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि इसके बगैर आपका चारा ही नहीं है, और जितना जल्दी फैसला कर लें। एक चीज़ याद रखें एक और, कि जब PTI को हम क्यों मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि असद उमर ने बहुत देर कर दी IMF के पास जाते जाते, जब फैसला जल्दी करना था नहीं किया। तो अच्छा हुआ कि कम से कम ये तो जल्दी महीने सवा महीने में फैसला कर रहे हैं और जाके जो करना है कर रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान का के पास और कोई चारा रह नहीं गया। बिल्कुल ठीक है, आपका भी पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस असखुद नोटिस की जिसमें उसने हाई प्रोफाइल केसेस में तकर्रुर और तबादलों से हुकूमत को रोक दिया है। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस, नैब केसेस में अफसरान के तकर्रुर और तबादलों से हुकूमत को रोक दिया है, और रिमार्क्स भी दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि ऐसा क्यों हो रहा है। अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि बज़ाहिर लग रहा है कि सब कुछ जानबूझकर किया जा रहे हैं तकर्रुर और तबादले। शहजाद चौधरी साहब, एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मदाखलत की बाज़गश्त दुरुस्त है? बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा होता रहा है, और इस वक्त भी शक है कि शायद ऐसा हो रहा होगा। पिछले चंद दिनों के अंदर ऐसी खबरें आई जहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो थे उनको या हटा दिया गया, या उनका बेचारों का 1-2 का तो शायद एक की डेथ भी हो गई, और एक जी। हार्ट अटैक और बीमारियां और वगैरह वगैरह इस किस्म के मसाइल बहुत सारे आ गए, जो कि रिपोर्ट हुए हमारे मीडिया के अंदर। देखिए, हम कहते तो हैं कि हम जमहूरियत हैं, लेकिन हम परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारा इलेक्टरेट है, जो कि लोग जिनको कहते हैं आवाम की आवाज़, आवाम का की ताकत, वो बेचारों की क्या ताकत है कि एक अनपढ़ गरीब आवाम है, और कहते हैं कि जिसकी छत अपनी नहीं, जिसके नीचे ज़मीन अपनी नहीं, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है। 40% जो आपकी आवाम है वो बदकिस्मती से गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो जब इतनी डिपेंडेंट इलेक्टरेट है, तो बेचारे अपनी मर्जी का वोट भी नहीं दे सकते, वो किसी से सवाल क्या पूछ सकते हैं। एज अ रिजल्ट इलीट कैप्चर कर लेता है, इलीट काबू कर लेता है पूरी रियासत को अपने हाथ में, कवानीन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, मॉडिफिकेशंस, कवानीन वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें। जब इलीट कैप्चर कर लेता है, तो फिर इलीट अपने तौर पे अपनी मर्जी के कवानीन भी बनाता है, फिर ये तकर्रियाँ भी करता है, फिर कहीं रोक लेता है, कहीं रिकॉर्ड जल जाता है, कहीं रिकॉर्ड चोरी हो जाता है, कहीं रिकॉर्ड उठा लिया जाता है और गायब कर दिया जाता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इलीट्स अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। अब ये इस वक्त जो पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है, उसमें ये है कि कुछ अदारे, मिसाल के तौर पे अदलिया के अंदर कुछ से कई बार निशानियाँ मिलती हैं, कई दफ़ा आप मुक़्तदरा की तरफ, फ़ौज की तरफ चले जाते हैं, कहते हैं कि कहीं ना कहीं पे उनका असर रसूख आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एलिट्स के विदिन एलिट्स अब एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम शुरू हो जाता है, जब पता लगता है कि एक एलिट का हिस्सा, चाहे वो सियासी हो या कोई और हो, वो अपनी जगह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या हमारे कवानीन और आइन के खिलाफ जा रहा है। तो इस किस्म की जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर कि आपके ऊपर मुकदमे भी हैं, आप वज़ीर आज़म भी हैं, आप वज़ीर आला भी हैं,
और आपको इंडाइटमेंट का भी खतरा है और आपके ऊपर बेशुमार केसेस चल रहे हैं, एलिगेशंस हैं। तो ये तमाम चीज़ें इतना मुश्किल कर देती हैं सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कि कहीं न कहीं पे आपको लगता है कि कोई ना कोई उठ के चेक ज़रूर करेगा, पूछेगा भई ये हो क्या रहा है? और मेरा ख़्याल है ख़ास तौर पे पिछले चंद दिनों के अंदर जिस किस्म के मामले हुए जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तब्दीलियों की कोशिश की गई, मेरा ख़्याल है ये बड़ी वाज़ेह होकर चीज़ सामने आ रही है। और हम बार-बार बात करते हैं साख सियासत की कैसे कायम होगी? साख सियासत की तब कायम होगी अगर वो कम से कम अपने आप को तो कानून के आगे रखे ना। अगर वो अपने आप को कानून से बचा के रखती है और कानून सिर्फ गरीबों के लिए छोड़ देती है, तो गरीब तो बेचारा पहले ही मरा हुआ है। तो एलीट्स के अंदर से ही इंस्टीट्यूशन, इदारे जो हैं, वो इतने सख्त कवानीन बना दिए जाएँ कि वो कम से कम कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम अपनी जगह पे रहना चाहिए। तो इसलिए आपको लगता है, और ये वाक़ई इस वजह से होता है जहाँ पर ये नज़र आता है कि कोई ना कोई ज़्यादती कर रहा है। यहाँ पर आपको हुकूमत का या एग्ज़ेक्टिव की कोई ओवररीच जहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं? एग्जेक्टिव के इख्तियारात में तो मदाखलत की बातें हो रही हैं, वो दुरुस्त है? देखें, अगर चाहें तो हम दरिया के दरिया पी जाएं। तबादले धड़ाधड़ हो रहे थे। वैसे तो हमारे कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी और पता नहीं किस किस ओहदे के लोगों के तबादले हुआ करते थे, और बशीर मेमन का भी तबादला हुआ था ना जी। उसकी जगह नए आदमी लाए गए थे, और तबादले होने वालों के बारे में स्कैंडल भी आते रहे हैं। लेकिन हम दरिया के दरिया पी जाते हैं और बोलते नहीं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है आजकल, आज उमर असद ने भी इस्तेमाल किया और मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ उसे, वो है पॉलिसी साज का लफ्ज़। हमारे यहाँ मालूम नहीं होता कि पॉलिसी साज क्या चाहते हैं। अदालतें भी फैसला वो दिया करती हैं जो पॉलिसी साजी का तकाजे हुआ करते हैं। और आज इरफान कादर ने बहुत सख्त बातें की हैं इस फैसले के बारे में। उन्होंने पहले भी एक फैसले के बारे में जो नवाज शरीफ के हवाले से आया था, हालांकि वो कभी नून लीग में नहीं ले, ये कहा था कि वो फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। तो ऐसे बहुत से फैसले अदालतें जो है धड़ाधड़ आजकल करना चाह रही हैं या कर रही हैं, इन पर भी अब नजर रखने की जरूरत है। अब हमारे यहाँ ताकत किसके हाथ में है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ख्वाजा नाजमुद्दीन से एक बार पूछा गया था कि गवर्नर जनरल ताकतवर होता है या वजीर आजम ताकतवर होता है, आप दोनों रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा जब मैं वजीर आजम था तो गवर्नर जनरल ताकतवर था, और जब मैं गवर्नर जनरल था तो वजीर आजम ताकतवर। या हमारे यहाँ मालूम नहीं होता ताकत होती क्या। गुलाम मोहम्मद एक बेटा हुआ फालिज ज़्यादा आदमी, जिससे बात करना नहीं आती थी, जिसके इशारे समझे जाते थे, उसकी हुकूमत कैसे चलती थी? कौन चलाया करता था? ये इस मुल्क का निज़ाम कैसे, पीछे से कौन सी कुव्वतें हैं जो चलाती हैं, जिनको पॉलिसी साज हम कह लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहते, हसास अदारे नहीं कहते, कुछ और नहीं कहते, वो कैसे चलाई जाती हैं? कैसे जब ये फैसले होने होते हैं। अब मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और बड़ा रो रो के लिख रहा हूँ मैं, कि ये हमारी सूरत हाल ये हो गई है कि हमारे कोई अदारा जो है वो एक तरह का मजबूत नहीं होने दिया जा रहा। मजबूत की बात तो अलग है। आप वो कहते हैं वफाकी हुकूमत काम नहीं कर रही, वफाकी हुकूमत कायम कहाँ अभी पूरी तरह हुई है। अभी उनको उसको उसको अपने साथियों की पड़ी हुई है, उसको ये पड़ी हुई है कि ये हुकूमत तोड़ ना दी जाए, 2 वोटों पे कायम है। कभी क्या ही कहा जाता है कि इतनी तारीख तक कोई फैसला आने वाला है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। कभी आता है कि उनको कहा गया है कि 10 दिन के अंदर आप पार्लियामेंट तोड़ दें, वरना वरना पता नहीं फिर क्या क्या, कोई मेंबर टूट सकता है जी, फिर ये हो सकता है, फिर वो हो सकता है। ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। ऐसा जब नक्शा, पंजाब की हुकूमत तो अभी तक कायम नहीं हो पाई, और एक अजीब ड्रामा लगा हुआ है। ऐसा ड्रामा जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लगा हुआ। क्या पाकिस्तान ये सारा काम दानिस्ता कर रहे हैं? और अगर बेपनाह जहानत के मालिक हैं, तो कम से कम मुझे इस जहानत की समझ नहीं आती। और मुझे ये भी समझ नहीं आती कि ये फैसले होते कहाँ से हैं, कहाँ से क्यों कर होते हैं। हमारे यहाँ अगर अदलिया एक, आज आप काम करने लगे हैं, आज आप काम, अभी तो देखिए एतराज़ात आने शुरू होने, अभी तो बेंच पे एतराज़ आने हैं। आए थे, पहले विड्रॉ कर लिए गए। अब बहुत सी बातें होनी है। देखिए, एक चीफ जस्टिस आता है, वो अपने मिजाज के मुताबिक फैसले करता है। गुलजार अहमद ने और तरह से फैसले किए, बहुत सी इमारतें मुस्मार की। साकिब निसार और तरह से अपना डंका बजाते रहे। हर आदमी का अपना तरीका है। और सही खोसा जो थे वो लगे हुए थे कि मैं जो फौजदारी मुकदमात है उसको ख़त्म करके जाऊंगा। अदलिया को भी अब अपनी इज्जत का सवाल है, दरपेश है। और इस वक्त अताब बंदयाल साहब जिस तरह फैसले कर रहे हैं और जिस बेंच के साथ मिलकर फैसले कर रहे हैं, ये सारे मार्ग से सवाल पैदा होगा इनके बारे में कि ये फैसले कैसे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनके क्या असरात हैं। बाकी फैसले तो देखिए, मैंने कहा मेमन को बदला था तो किसने पूछा था बशीर मेमन को बदलने पर? कोई बात हुई थी? कितने तबादले होते रहते, कितने दिल्ली
अचानक ये ख्याल कैसे आ गया और ये सुओ मोटो कैसे ले लिया आपने? एक तो होता है कि फैसला आपके सामने आया है, उस पर आप कोई राय दे रहे हैं। एक है आप सुओ मोटो ले रहे हैं, ये तब्दीली हो रही है, ये बदला जा रहा है। जो तकरीरें हो रही हैं बाहर बाजार में, वही आप एक्शन लेके दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा जुडिशियल को अपने वक़ार को को कायम रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अमीर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है जो एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मदाखलत की बाज़गश्त है वो दुरुस्त है? ऐसा हो रहा है? देखिए, आपको एक बात ज़हन में रखना पड़ेगा जवाब, कि जो फ्रेजाइल डेमोक्रेसीज होती हैं, जो फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग डेमोक्रेसीज, उनमें आपको कुछ चेक्स, कुछ फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं। आप वहां किसी एक इदारे को शुतरे बेमुहार की तरह नहीं छोड़ सकते कि वो जिस तरह चाहे जो भी करता रहे। आप अपने पॉलिटिकल मटेरियल को उठा के देखें, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात हो रही, वैसे माशाल्लाह हर फील्ड में ही, मैं अगर अपनी जात से शुरू करूं तो मेरे सहाफत में भी बहुत सारा मसला हो, लेकिन चूंकि बात पॉलिटिक्स की हो रही है तो मुझे कहने दें कि आपका पॉलिटिकल मटेरियल, सॉरी टू से, सब स्टैंडर्ड है। ये मॉडर्न सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी को छोड़ दें, ये मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी में भी मिसफिट है। आप उस पॉलिटिकल मटेरियल को एग्जेक्टिव का नाम देके कहते हैं कि इनको छोड़ दो, इनसे कोई सवाल ना करो, इनसे कोई बात क्यों? और ये कानून बना दे, हम कर देंगे इनके साथ। नहीं हो सकता ना इस तरह से। कुछ रुकावटें कुछ चाहिए होती है एक ऐसे मुआशरे में जहां सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे होता है। हाँ, हमारा इज्तिमाई शऊर, हमारी रिवायात, हमारी जमहूरियत दार, वो इतने सुगड़पन के साथ उस आला मयार पर होती जैसे बरतानिया। वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, वो बगैर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मुल्क चल रहा है। कभी वहां ठंडा हुआ, कभी को बलवा हुआ, क्योंकि वो कौम एक इर्तिकाई मनाजिल तय करते करते इज्तिमाई शऊर की उस नहज पर पहुंच रही है कि वहां आपको जगह जगह पर इदारों की थॉन्टी नहीं चाहिए उनको हाँकने के लिए, हमें चाहिए हाँकने के लिए। आप अपनी सहाफत को देखें, अगर खत्म कर दें कैमरा, खत्म कर दें इस मुल्क के अंदर थोड़ा बहुत जो डर झांका मौजूद है, हमारे लोग क्या क्या कुछ बोल के ऑल फॉल बोलते हैं साथ में। हमें चाहिए चेक्स। ये शैम डेमोक्रेसी में भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो है और वो अपने तफ्तीशी को खुद, यानी मुलजिम अपने तफ्तीशी का तबादला कर रहा है सिंध में। इसमें तारीफ है, इसमें स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए क्या? ये लम्हा फिक्री होना चाहिए। वो जैसे ही आया उसने डीजी एफआईए का तबादला कर दिया प्राइम मिनिस्टर, वो जैसे आया उन्होंने डायरेक्टर एफआईए का तबादला कर दिया। क्या इसके ऊपर स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए? क्या लम्हा फिक्री नहीं होगा? ये आप उसी इदारे के मुलजिम हैं। अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो बरतानिया में पार्टी गेट स्कैंडल चल रहा है बोरिस जॉनसन का। बोरिस जॉनसन की तफ्तीश कर रही है वहां की पुलिस। जुर्रत नहीं है बोरिस जॉनसन की कि वो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस में मुदाखलत करे या तबादला करे किसी चीज का। नाक का बंद कर देगी बरतानवी कौम बोरिस जॉनसन की। जिंदगी भर वो मुंह छुपाता फिरेगा, कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। ये पिछले साल 2020 और 21 दोनों सालों में बेंजामिन नेतन्याहू जो साबिका वजीर आजम था इसराइल का, उसकी और उसकी एहलिया के ऊपर कुछ स्कैंडल्स थे। इसराइली पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। वो बार बार वहां के थानों के धक्के खाता रहा अपनी बीवी को लेकर। उसमें जुर्रत नहीं हो सकी कि वो अपनी पुलिस पर कोई इन्फ्लुएंस कर सके। हम कैसे इस मुआशरे को छोड़ दें सिर्फ चंद शुबहात की बुनियाद पर कि कोई कर रहा होगा, कोई नहीं कर रहा होगा, कोई कर रहा। नजर आ रहा है चीज बिल्कुल क्लियर कट कैंडिडली नजर आ रही है। कोई इसमें इबहाम नहीं, आपने बिगुअसली कि उन्होंने आके एफआईए के तबादले शुरू कर दिए। आप जितना मजबूत केस बना ले, जवाब लेकर जाएं आप किसी भी नैब एफआईए पुलिस, एक सफा आपने उस फाइल में से निकाल के फाड़ के फेंक देना, बस 1000 साल भी आपको कोई कन्विक्ट नहीं करना। ठीक
ठीक है, आपका पॉइंट है बिल्कुल अमीर अब्बास साहब। कमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है ये हाई प्रोफाइल केसेस को लेकर, एग्जेक्टिव इख्तियारात में मदाखलत की बाज़गश्त किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा सकता है, लेकिन इसमें ये बात तो सच है कि एग्जेक्टिव के जो इख्तियारात हैं उनमें स्टेप इन तो किया गया है, सही किया गया है, गलत किया गया है, मारूजी हालात क्या है वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये जुडिशियल एक्टिविज्म नजर आ रही है, ये है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो कहते हैं, और उसकी वजह ये भी है कि हमारे जो डेमोक्रेट्स हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, उन्होंने भी तो ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि जिसमें अगर वो पावर में आते हैं और उनके ऊपर जो उनके जो केसेस हैं वो उसमें वो पेंडिंग पे चले जाते हैं, तो इससे भी तो पता चलता है कि हमारे सियासतदानों ने भी कुछ नहीं सीखा और हम शायद उसी तरह माजी में जो है वो माजी में ही रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है तो ये गलत होगा। और दूसरी बात ये भी है कि शायद हमें ये भी लग रहा है कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, जो कासिम सूरी साहब की जो रजीम चेंज की उन्होंने जो पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया, और फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ और पाकिस्तान के बाकी इदारों के साथ जो कुछ हुआ, जो सोशल मीडिया के ऊपर एक जो तूफान बदतमीजी हुआ और जो फिर हमारे अदारों को जो तनकीद का सामना करना पड़ा, मेरा ख्याल है। और दूसरी बात यह है कि हमारे अदारे तो ऑलरेडी पहले ही बहुत सारी चीजों पे कंप्रोमाइज माजी में हो चुके थे, लेकिन अभी पब्लिक बड़ी अवेयर है, हर बंदा पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अवेयर है। सो मेरा ख्याल है समझते अदारे कुछ समझते हैं कि शायद हमें एक बैलेंसिंग एक्ट करना चाहिए, और वो बैलेंसिंग एक्ट इसलिए करना चाहिए जिसमें उनकी भी जो है वो रेपुटेशन जो है वो वापस आए, और शायद अदारों के बारे में एक अच्छा तासुर जो है वो आएगा। और दूसरा, इमरान खान साहब को भी रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है इसके साथ साथ जो चैमगोइयां शुरू हो गई हैं वो यही लग रहा है कि शायद ये जो पीडीएम है या ये जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, इनको भी धड़न तख्ता हो जाएगा, और ये इनके पास आजाद अदारे मौजूद नहीं होंगे, इनके ऊपर इकोनॉमी का भी प्रेशर है, बैड गवर्नेंस का भी प्रेशर है, ये फैसले भी नहीं ले सकते, ग्लोबल आइसोलेशन भी आपके सामने मौजूद है, अदारे भी आपके साथ खड़े नहीं है, वो फेवरेबल एनवायरनमेंट जो इमरान खान को मिलता था वो एनवायरनमेंट भी नहीं मिलेगा, मीडिया भी ट्रायल करेगा। तो जाहिर बात है चीजें बहुत मुश्किल नजर आ रही हैं, कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मुझे तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म नजर आता है, लेकिन सियासतदानों को भी समझना है कि अगर वो अपनी पावर्स का मिसयूज करेंगे तो फिर दूसरे अदारों के पास भी कोई चॉइस नहीं रह जाती, तो ये चॉइस दी गई है। और दूसरा, इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा उनकी फेवर में ये बैलेंसिंग एक्ट भी हो गया। जी ठीक है, अमीर अब्बास साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। जी मैं एक कमेंट, वो डिस्टॉर्शन आ गई थी, मैं एक कमेंट कर दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब को जब जमानतें मिली, यानी वो बल्कि बरी हो गए, तो पीपल्स पार्टी ने कहा हम तो बरी हो गए, हमारे खिलाफ तो जाली केसेस थे। ये कोई नहीं पूछ रहा कि वो बरी कैसे हुए। वो बरी इस तरह से हुए कि प्रोसिक्यूटर्स ने उनका जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जमा करवाया इदारों के अंदर, उसमें फोटोकॉपीज लगा दी, और फोटोकॉपीज एडमिसिबल नहीं होती है। एक छोटी सी वारदात आपने करनी है, छोटी सी वारदात, और केस खत्म। अब लगते रहे आप सर मारते रहे दीवारों के, आप कुछ भी करते रहे, जेआईटी बना ले, नहीं आप कर सकते प्रोसिक्यूट। लिहाजा ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया है, इसको जैसे चीमा साहब एक्टिविज्म कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसमें आई है, वो इसलिए आई है कि आपके जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इस वक्त पड़ा हुआ है ताकतवर सियासी शख्सियत के बारे में, ठीक राइट जी सजाद मीर साहब, एविडेंस है वो ताकश किया जा सकता है। जी मीर साहब आप भी कुछ कहना ये बात ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी जुडिशियल एक्टिविज्म में जरा एहतियात करनी चाहिए। इस पर बहुत सा काम हुआ है, दुनिया में हुआ है, पाकिस्तानी लॉ मेकर्स ने भी किया हुआ है, लंदन यूनिवर्सिटी तक से किया हुआ है। जुडिशियल जो एक्टिविज्म है उसने इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में क्या रंग दिखाया था वो सबके सामने है। तो हमें खुश नहीं होना चाहिए इस बात पे, थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए जुडिशरी को भी। तो जुडिशरी का वकार खत्म हो गया तो हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। ठीक जी सदात चौधरी साहब, देखिए मैं इस सारी बहस में, और अमीर अब्बास ने बहुत कुछ कह दिया जो कि कहने वाला है मेरे ख्याल में, मैं तो फिर थोड़ा धीमा था, लेकिन उसने बिल्कुल सच और जो है वाजे करके रख दिया। लेकिन देखिए हमें एक सवाल आज ये भी पूछना चाहिए अपने प्रोग्राम की लेवल पे कि क्या हमारे सियासतदान भी कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। यानी आप पिछले 40 साल को भूल जाइए 80s के बाद क्या हुआ, 90s की सियासत में क्या हुआ, किसको 10% कहा गया, किसने क्या किया, किसने कौन से महल खड़े किए। क्या आज के बाद से
हमारी जो आने वाली पौधे हैं जो कि अब इस मुल्क को लीड करेंगी, क्या वो अपना रवैया और अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? क्या मुझे एक डिफरेंट बिलावल मिल सकता है? क्या मुझे एक डिफरेंट मरियम नज़र आ सकती है? क्या शहबाज शरीफ साहब अपने कुछ एटीट्यूड और रवैये हमज़ा बेहतर कर लेंगे और कहेंगे कि यार इसने हमें बहुत बदनाम किया इन चीज़ों ने? ये बशीर मेमन की सिर्फ बात नहीं है, ये आपके अपने रिकॉर्ड की बात है। ये वो चीजें हैं जो कि अदालतों के अंदर है, लोग जी लेके निकाल के लिए आपके खिलाफ लेके आए हैं और पड़ी हैं वहां पे और मौजूद हैं और फिजिकल एविडेंस है। तो कम से कम उसको ही जुटलाने के लिए कह लें हमसे गलती हो गई, आइंदा हमारी नस्लें भी ये काम नहीं करेंगी और वो सियासत करेंगी जो कि पाकिस्तान के अवाम का हक है। हम जी सियासत को समझते हैं चालाकी, कि चालाकी के साथ हम किसको कितना पागल बना सकते हैं, कौन कितना कवर किधर चढ़ा सकता है। एलिट्स की खेल बन गई है। तो जब तक सियासत को हम अवाम की मंशा नहीं समझेंगे उस वक्त तक हमारे रवैये दुरुस्त नहीं हो सकते। ये लोग अपनी जेबें ठीक भरते हैं, अवाम का कोई नहीं सोचता। तो मेरा अपना ख्याल ये है, मुझे एक डिफरेंट बिलावल चाहिए, एक डिफरेंट मरियम नवाज चाहिए, एक डिफरेंट मुनिस चाहिए, एक डिफरेंट हमजा चाहिए, ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो और कहें कि हम अपने बड़ों वाली सियासत अब आगे लेके नहीं चलेंगे और हम कानून और आइन के मुताबिक रहते हुए सियासत करें। राइट। अमीर अब्बास साहब का पॉइंट लूंगा, चीमा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चीमा साहब। देखिए, बिल्कुल सही कहा है कि सियासतदानों को अपने रवैये बदलने चाहिए, लेकिन क्या सियासतदानों को भी कोई नई एस्टेब्लिशमेंट मिलेगी, नई जुडिशरी मिलेगी, या कि सिर्फ सारी उम्मीदें सिर्फ सियासतदानों से हैं हमारी? देखिए, सियासतदानों को जो माहौल मिला जहां पे केसेस बनाए जाते हैं, चुन चुन के केसेस निकाले जाते हैं और उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जाता है और आपसे ठीक प्रोसिक्यूशन भी नहीं होती। इमरान खान साहब सारा कुछ साढ़े 4 साल बैठे रहे, किसी को जेल में नहीं डाल सके। हमें क्या पता है कि इस मुल्क में कैसी अकाउंटेबिलिटी होती है जब सारे केसेस ही फैब्रिकेटेड होते हैं। सो हमें पार्लियामेंट तो नहीं चाहिए, पर वो बिल्कुल ठीक। अनइलेक्टेड ठीक है, इंस्टीट्यूशन आपका भी पॉइंट नहीं है चाहिए अमीर कि अब्बास देखिए वो साहब। पुराने चले गए। देखिए, जो सियासतदानों के सीखने की बात हो रही है, मैं इस पे एक कमेंट ऐड कर दूं। जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका का पहला सदर था, जॉर्ज वॉशिंगटन जब अमेरिका का सदर बना तो अमेरिकी आयन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आप ज्यादा से ज्यादा कितनी बार सदर बन सकते हैं। वो पहली बार सदर बना, वो ठीक इतना मकबूल सदर था कि कौम ने कहा फिर खड़े हो, वो फिर खड़ा हुआ। कौम ने कहा सदर बनो, वो सदर बना। जब वो 2 दफा सदर बन गया तो कौम ने कहा तीसरी दफा खड़े हो गए, अब तुम्हें फिर सदर बनाएंगे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं बनूंगा तीसरी दफा सदर। वो खुद पीछे हट ठीक गया। बिल्कुल ये ठीक। 18वीं सदी के आखिर से लेकर 1947 तक कहीं अमेरिका के आइन में ये नहीं लिखा हुआ था कि आप तीसरी बार सदर नहीं बन सकते, लेकिन कोई अमेरिकी सदर ये जुर्रत नहीं कर सका कि मैं तीसरी बार सदर बनूं। बिल्कुल ठीक। रूजवेल्ट जब बड़ी वो सदर खूबसूरत बना बात, तीसरी बड़ा दफा, मशहूर तो वाकया है आपने जो 1947 सुनाया। में उनको आइन अमीर में साहब, तरमीम आप करना मुख्तसर पड़ी कमेंट कीजिएगा कि प्लीज, आइन में ब्रेक पर कोई जाना भी है। अमेरिका में तीसरी बार सदर नहीं बनेगा। ऐसे होती है कि आप खुद जब लर्न करते हैं तो परिवार नहीं आते बीच में, आप लर्न भी ना करें और इदारों को भी कुछ ना करने दें। जी जवाब साहब, मुख्तसर मीर साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। मुख्तसर बात यह है कि जॉर्ज वाशिंगटन एक फौजी था, वो तारिक बिन ज़ियाद था, वो और तरह की चीज था और उसकी मिसाल आप यहाँ ना दें, इस जमाने में ना दें। और वो सदर बना था। अब छोड़ दीजिए उसकी नेगेटिव पॉजिटिव बातें, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। हम इस पर डिसएग्री नहीं करते कि सियासतदानों को सीखना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि अदलिया को भी सीखना चाहिए। बिल्कुल अदलिया ठीक में है। कानून पैदा होगा। ठीक ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात और नैब तरमीम के हवाले से। वेलकम बैक। इंतखाबी इस्लाहात और नैब तरमीम के हवाले से हुकूमत के पास गालिबन लग रहा है वक्त कम है, उसे इस मामले पर जल्दी करना होगी, क्योंकि जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसकी मियाद 2 जून को ख़त्म हो रही है। क्या समझते हैं अमीर अब्बास साहब, हुकूमत को जल्दी करना होगी? आपकी इजाजत से शॉर्ट कमेंट। मीर साहब ने ब्रेक से पहले जॉर्ज वाशिंगटन की बात की कि वो तारिक बिन ज़ियाद तक, चले छोड़ देते हैं जॉर्ज वाशिंगटन को। आज कॉन्टेम्परेरी दुनिया की बात कर लेते हैं। बाराक ओबामा की मिसाल आपके सामने रखता हूँ। 2 दफा सदर बना, जब उसकी मुद्दत खत्म होने में के चंद महीने बाकी थे, वो अफ्रीकन कांग्रेस में गया खिताब करने के लिए। बहुत तारीखी किताब है, पढ़ना चाहिए, हर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को सुनना चाहिए। उसने कहा कि मैं अमेरिका का मकबूल तरीन सदर हूं, मैं जानता हूं कि अमेरिकी कौम मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, मैं जानता हूं कि अगर मैं आज भी अमेरिका का इलेक्शन लड़ूं सदारती तो मैं कामयाब हो सकता हूं, बट लॉ इज लॉ।
और मेरी रियासत का कानून मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तीसरी बार खड़ा हूं, और वो कहता है कि वो लीडर नहीं होता वो चेंजेस द लॉ ड्यूरिंग द गेम, कि मैं आज सदर हूं तो मैं अपने लिए कानून को मोड़ दूं, आइन को बोम की नाक बना दूं और अपने लिए तीसरी दफा का स्पिन में खोल दूं। जी, ये होते हैं लीडर। अब आ जाए जो इस हुकूमत का, देखिए वक्त तो जाहिर बात है इस हुकूमत के पास तो बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप टोटल भी मिला लेंगे तो वो 1.25 साल का अरसा है, और मुसलसल प्रेशर पॉइंट्स हैं इस हुकूमत के गिर्द इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। और याद रखिएगा कि हुकूमत कोई भी हो जवाब, वो मोस्ट हेटेड कमोडिटी होती है किसी भी जमहूरियत के अंदर। इमरान खान साहब की हुकूमत भी मोस्ट हेटेड कमोडिटी, लोग उनसे भी नफरत करना शुरू कर। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से तो आज से ही लोगों को लोग बदजन होना शुरू हो गए, क्योंकि इनके दावे बहुत बड़े बड़े। तो ये जितना अरसा गुजारेंगे इक़्तिदार में, इनका बैगेज बढ़ता चला जाएगा, इनके पास ये क्रेडिट कम लेंगे, ये डिसक्रेडिट ज्यादा हो जी, इनके नामा अमाल में अच्छी बातें कम लिखी जाएंगी और इनके साथ बुराइयां ज्यादा जुड़ती जाएंगी। लिहाजा इनको चाहिए कि ये जिस एजेंडे पर आए हैं पावर में, ये चाहते थे कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, ये चाहते थे हम और इस्लाहात लेकर आए, अगर वो सही इस्लाहात है तो इनको इस पर काम करना चाहिए। और इनकी संजीदगी की हालत आप ये देख लें कि 1.5 माह हो चुका है, अभी तक इनकी जो पार्लिमानी कमेटियां जो बननी चाहिए थी मुख्तलिफ रिफॉर्म्स एजेंडे के ऊपर, वो पार्लिमानी कमेटियां नहीं बन सकी, उन्होंने काम कर शुरू करना है, और वो है इनकी संजीदगी। सुप्रीम कोर्ट ने 100 वोटर नोटिस दिया है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नैब के अंदर मुजवजा तरामीम लाने की कोशिश की जा रही है, उसका उन्होंने इशारा दिया है। अब वो किस किस्म की तरामीम है, अब ये देखें, यानी दुनिया में करप्शन को काबिले नफरत चीज बनाया जा रहा है, दुनिया में करप्शन को नाकाबिले बर्दाश्त चीज बनाया जा रहा है। ये ऐसी माशाल्लाह रियासत पाकिस्तान है कि यहाँ के पार्लियामान और यहाँ की मुकदमा कह रही है कि हम करप्शन की नाअहली की सजा 10 साल से कम करके 5 साल करना चाहते हैं। वाह भाई वाह। ओ भाई, ऐसे लोगों को जो लूटते हैं उनको ताहयात उनका नाश्ता बंद करने के बजाय उनको करप्शन के लिए बर्दाश्त पैदा करना चाहते हैं आप माशरे में, एहतराम पैदा करना चाहते हैं आप माशरे में। राइट, ठीक। कमर चीमा साहब, हुकूमत को जल्दी करना होगी नैब इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात में? जी, देखें, इस वक्त तो सारी सियासी जमातें जो इस वक्त पावर में आई हैं वो तो यही कह रहे हैं कि इस्लाहात जो जल्दी होनी चाहिए, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि वो अपने डे टू डे एजेंडा के ऊपर इतने ऑक्यूपाइड हैं कि वो किस तरह एक पार्लियामेंट्री कंसेंसस पैदा करेंगे। पीटीआई बात नहीं करना चाहती और ऑलरेडी डिलेड है, और इमरान खान साहब ने जिस तरह सारा निज़ाम सारी पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस की बेस पे चलाई, यानी कि पार्लियामेंट के होते हुए भी अगर मुल्क में ऑर्डिनेंस जो आए, तो इसका मतलब है कितनी को हम जमहूरियत की इज्जत करते हैं और कितनी को पाकिस्तान के सियासतदान डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं और इस पार्लियामेंट की कितनी को रिस्पेक्ट की जाती है, वो तो हमें ऑर्डिनेंस आने से ही पता चल गया। लेकिन इन सियासी जमातों को दो काम ही बिल्कुल करना चाहिए, जिस तरह चेयरमैन नैब के हवाले से उनको एक्सटेंशन देना, ये भी मैं समझता हूं कि देखिए, इलेक्शंस भी हैं, डेमोक्रेसी भी है, पार्लियामेंट भी है, लेकिन बात नहीं करनी और डायलॉग नहीं करना, अपोजिशन से जब नहीं इंगेज नहीं करेंगे तो चीजें खराब होंगी। तो जो इमरान खान साहब ने गलतियां की वो इनको नहीं करनी चाहिए, इमीडिएटली इस्लाहात करें ताकि हम एक रास्ते पे चल पड़े। इस वक्त पाकिस्तान स्टैंड स्टिल है, डॉलर कहाँ पे चला गया है, तो अगर हम वाकई ही कोई ब्रेक थ्रू चाहते हैं, गो कि ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, ये कुछ जल्दी इस्लाहात नहीं करना चाहते, ये अपनी टर्म भी पूरी करना चाहते हैं, और इस्लाहात का जब नाम लेते हैं तो बेसिकली ये कहना ये चाहते हैं कि हमें मुकैया जो पार्लियामेंट की मुद्दत है वो पूरी करनी दी जाए। लगता ये है जिससे ये अपना जो है वो इनको लंबा खींच के लेके जाएंगे, और ऊपर से इमरान खान तो पहले नहीं बात करना चाह रहे, और ये इस चीज का फायदा उठाते हुए हो सकता है ये इस्लाहात ना कर पाए, जो कि मेरे ख्याल है जमहूरियत के लिए और पार्लियामेंट के लिए, सिस्टम के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, नैब तरमीम और इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत के पास वक्त कम है, जल्दी करनी चाहिए हुकूमत को? अच्छा जवाब मुझे याद कराना, ये नैब के अंदर जो केसेस जाते हैं इनकी एक लिमिटेड मिनिमम वैल्यू होती है, 25 करोड़ से ऊपर का केस हो या 50 करोड़ का फिगर है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसी सतह पे 25 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा का घपला हो, वरना उससे नीचे नीचे बाकी जो वो उनके हैं जी 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 वो लोग देखते हैं 25 करोड़ से ऊपर का। अब मुझे बताएं, एक आम आदमी का 25 करोड़ से क्या ताल्लुक है? आम आदमी बेचारा तो ज़िंदगी में मेरे हाल में हज़ारों में ही जीता है बस। तो ये जो करोड़ों का मामला है, ये किसका मामला है? ये तो करोड़ किसके पास है? यानी मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल है मैं और आप भी शायद उस मद में नहीं आते, 25 और 50 सवाल ही पैदा नहीं होता।
मैं तो बिल्कुल भी नहीं आता, आप शायद आते हो। नहीं नहीं सर। लेकिन कहने का मतलब यार ये कौन लोग हैं जिनके पास 25-50 करोड़ के मसले आते हैं और उनके लिए नैब के अंदर कवानीन के अंदर इस्लाहात लाई जाएगी। भाई उसकी रोटी का बंदोबस्त करो यार, जो पूछे 99% बंदा पीछे मर गया है, जो हजारों में और 100 में बात करता है, उसकी रोटी पानी का बंदोबस्त करो। पानी नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, और ये नैब इस्लाहात के पीछे पड़े हुए हैं और फिर कहते हो हमारी इज्जत करो। और किस चीज पे इज्जत करो तुम्हारी? और भूखा मार दिया लोगों को। खुदा करा, खुदा का खौफ करो। इंतहाबी इस्लाहात। आजम नजीम तारड़ ने कहा अगले दिन एक प्रोग्राम में, बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा हमारे इंतखाबी इस्लाहात मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, सेनेट की कमेटी ने तैयार किए, होल ऑफ द सेनेट ने गालिबन उनको अप्रूव किया। कहता हमने नेशनल असेंबली में भेजने हैं ताकि मिलके हम इसको पास करा दें। कहता सिर्फ एक चीज़ पे पीटीआई अड़ी हुई थी और वो ईवीएम का मसला था, जो खान साहब का अपना ज़ाती एक वो कोई सुई फंस गई थी उनकी। कहता वो खान साहब हट गए हैं तो ये ईवीएम हट जाएगा और बाकी तमाम चीज़ें हमने ऑलरेडी एग्री की हुई हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो ये करते हैं तो ये भी 2 दिन का काम है। अब वो कितनी देर सर्व करना चाहते हैं, कितनी देर टेन्योर करना, मैं तो कहता हूँ करें। उनके हिस्से 1.25 साल आया, इस मईशत को टर्न करके दिखा दें। टर्न नहीं कर सकते लेकिन बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। दिखाएं उनको कि हम इस काबिल हैं और दिखाएं इस अवाम को कि हम तुम्हारे लिए काम करते हैं। नैब शैब छोड़ दें यार, कोई शर्म की भी बात होती है, थोड़ी सी शर्म होती है, कोई यहाँ होती है। 50 करोड़ 25 करोड़ कहाँ, मैं नहीं जा सकता, मैं उसके अंदर नहीं आता तो किधर से यार बाकी लोग और कितने आने वाले हैं? मेरे ख्याल हम में से कोई भी नहीं आता, मेरे पास आता होगा शायद, मुझे उसके ऊपर शक है वैसे तो। ओके, ऑल द बेस्ट यार। बस ये है कि थोड़ा सा रख कि हमने साख मेंटेन करनी है ना इन तमाम लोगों की, तो थोड़ी सी कोई हया करके और लोगों का कुछ करो, इनको पानी रोटी का बंदोबस्त करा दो। ठीक है अमीर अब्बास साहब, आपको पॉइंट लेना चाहूँगा, पहले मीर साहब का जवाब ले लें। मीर साहब, इंतखाबी इस्लाहात, नैब तरमीम, हुकूमत को जल्दी करना चाहिए इन मामलात पे? असल मैं वो अमीर अब्बास साहब को जवाब भी देना चाहता, रूजवेल्ट की मिसाल दूँ या और दूँ, ये मिसालें इरेलेवेंट है। जहाँ पाकिस्तान की सूरत पाकिस्तान पे रखनी चाहिए और मैं उस पर नहीं जाना चाहता बिल्कुल, उन बातों पर। वो जितनी हो गई वो भी ज़्यादा ही हो गई। अब मैं जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त जिस इस्लाहात का ज़रूरत है, ये सारी इस्लाहात पे ये कहते हैं कि तैयार पड़ी हैं, और सिर्फ शायद बिलावल ने कहा भी था कि सारी इस्लाहात तैयार हैं, कोर्ट में कहा था कि तैयार पड़ी हुई हैं, हम उसे 1 दिन में पेश कर सकते हैं और पास कर सकते हैं। खैर पास तो कर लेंगे, लेकिन ये है कि उसमें अगर कंसेंसस नहीं होगा, और कंसेंसस इसलिए नहीं होगा कि वो तहरीक इंसाफ वाले लोग असेंबली में मौजूद नहीं होंगे, तो सूरत हाल जो है वो ज़्यादा खुशगवार नहीं होगी। रह गया नैब का सवाल, तो उसमें ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो एहतसाब के खिलाफ हो, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो चाहता हो अकाउंटेबिलिटी ना हो। लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पे हम कितने इदारे बनाते रहेंगे और कब तक बनाते रहेंगे? नैब को जब बनाया गया था तो अकाउंटेबिलिटी के लिए तो नहीं बनाया गया था, पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया, और जिसकी बुनियाद ही खराब पड़ी हो वो आसमान तक ले जाए काजी जाएगी। तो मसला ये नहीं है कि एहतसाब नहीं होना चाहिए, मसला ये है कि कानून ऐसा होना चाहिए कि हम किसी को गलत तौर पर ना पकड़ सकें। अगर किसी को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, बगैर पूछे 9 महीने तक रखते हैं, और आखिर में कहते हैं केस साबित नहीं हुआ, तो चाहे उसने 9 रुपए की करप्शन की है, चाहे 9 अरब की हो, वो बराबर का है। इंसाफ दोनों को मिलना चाहिए, 9 रुपए वाले को मिलना चाहिए, 9 अरब को मिलना चाहिए। ये रेटोरिक है जो हम कहते हैं कि जी अरबपति फलां कर गए और गरीब आदमी की हाथ काटने की सजा जब दी गई थी तो ये नहीं कहा गया था कि इतना का हाथ, इतने की चोरी करोगे तो हाथ कटेगा वरना नहीं कटेगा। अच्छा, उसमें बहुत रियायतें भी दी, बाद में आने वाले हुकूमत ने रियायत दी कि भूख में अगर कुछ चोरी करता है तो उसका हाथ नहीं कटता। वो बहुत सी बातें कानून जो है उसके तकाजे पूरे किए जाते हैं। नैब पर एतराज़ ये नहीं है, नैब पर एतराज़ ये कि सिर्फ पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया और लोगों का पकड़ा गया। बिजनेसमैन को पकड़ा गया है, बिजनेसमैन से पैसे ज़्यादा लिए गए हैं, प्री बार्गेन ज़्यादा की गई है, पैसे कम लिए गए, और बहुत से ब्यूरोक्रेट है वो काम नहीं करता। कहीं उन्होंने तो हमने रिकॉर्ड कर दिया कि हम काम इसलिए नहीं करते कि नैब का डर है। पेट्रोलियम वालों ने ये बातें कही और बहुत से लोगों ने ये बातें कही। तो मतलब ये कि कानून को इस तरह बनाना कि खान पर किसी को तंग, मैं नहीं कहता कि जो इस्लाहात ये करना चाहते हैं वो दुरुस्त होगी, यकीनन उनमें डंडे मारेंगे, ये भी वो इस्लाहात नहीं करेंगे, लेकिन एहतसाब लाजमी होना चाहिए। लेकिन एहतसाब के कानून में ना इंसाफी का कोई अंतर जो है, अगर वही मंसूब है तो उसे ख़त्म करना चाहिए। ये नहीं उठा के किसी को जेल में डालती है और उसको इस तरह रखा गया कि बहुत से लोग जो रहे हैं नैब की कस्टडी में, वो बताती है कि जिस कमरे में रखा जाता है, जिस तरह रखा जाता है, वो भी इबरतनाक किस्म की बात है। तो सजा जरूर हो, आदमी की गिरफ्त भी की जाए, लेकिन कानून बनाया जाए। आपने बना दिया
सूबाई बना दिया, एंटी करप्शन का बना दिया, फिर दूसरा बना दिया, फिर तीसरा बना दिया, ठीक है। चौथा। इस तरह गुजारा नहीं होना। हम नए नए ला बनाते हैं, कभी कहते हैं पैमरा ले आओ, कभी कहते हैं इस पर एक और ला बनाए, कभी पीका बनाएंगे, कभी वो बनाएंगे। नहीं नहीं भाई, ज्यादा कवानीन बनाने से बात नहीं चलेगी। अपने कानून को मजबूत करो और निज़ाम इंसाफ को ज्यादा सॉलिड करो। बिल्कुल ठीक है। शहजाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।